बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन जंग इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान और तहरीक इंसाफ का रद्द अमल, और अब 9 मई को आर्मी चीफ का बयान, और फिर अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान की जारहाना तकरीरें, ये सब अपनी जगह हैं। लेकिन एक रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट के तहत इमरान खान को उम्र कैद या सजाए मौत दिलवाने के लिए क्या इकदामात किए जा रहे हैं, इंतहाई तहलका खेज खबर है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल से अपने कायदीन को एक हंगामी पैगाम दिया है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। इंतहाई आम वीडियो है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सवाल करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से बड़ा जारहाना अंदाज के अंदर 9 मई से पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर उस पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल, और फिर हमने देखा कि गुज़श्ता रोज 9 मई को रियासती तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वहां पर एक मखसूस मुहिम, और इस पूरी सूरत हाल के अंदर खाऊ कबाइल आले जरदारी और आले शरीफ ने जिस तरह जलती पर तेल डाला और इसको एक शारंगेजी, फसाद और कुचल देना और इस तरह की चीजें और इकदामात का जिक्र किया, और टाउट सहाफियों का एक खास बयानिया जो बनाया गया, अब उसके अगले मरले का जो आगाज है वो इंतहाई खतरनाक है। और आर्मी चीफ ने जो गुज़श्ता रोज डील के हवाले से और बाकी इकदामात के हवाले से बात की है, अब वो सारी चीजें तो हो चुकी हैं, लेकिन अब 2-3 एक तो जो है वो हदायत दिए इमरान खान ने हंगामी तौर पर अपने कायदीन को। पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं। वो बेसिकली 3 पिटीशन हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर की जाएंगी, और इन तीनों का जो ताल्लुक है, एक का ताल्लुक तो बराह रास्त जो है वो 9 मई से है, एक का ताल्लुक इलेक्शन फॉर्म 47 से है, और बाकी बल्कि 2 इकदामात का ताल्लुक जो है वो 9 मई से है। अब यहाँ पर इमरान खान ने वकला को 9 मई के दिन फौजी अमारात पर नस्ब कैमरों की फुटेजेस बरामद करने, 16 कारकुनों के कत्ल और अरवार और हक्काकड़ के फॉर्म 47 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर करने की हदायत की है। अब ये क्यों की गई है? चूंकि जो 9 मई का एक पूरा बयानिया और जो अमारत खड़ी की गई रियासती इदारों की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ से, जो कि इलेक्शन फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके थे, लेकिन उनको पाकिस्तान पर कब्जा दिलवाया गया, और ये सारे इकदामात भी चूंकि एस्टैब्लिशमेंट पर इसका इल्जाम आता है, तो इस वजह से जो अगला महाद है उसकी तैयारी के लिए, जवाब के लिए, जवाबुल जवाब के लिए ये सारे इकदामात जो है वो इमरान खान ने हदायत दी है। चूंकि ये सवाल बहुत संजीदा है। GHQ हो या कोर कमांडर हाउस लाहौर हो, जिसको बाद अदा जो है वो जना हाउस बना दिया गया और बताया गया कि यहाँ पे तो जना साहब जो है उनकी ये जगह थी, लेकिन यहाँ जो है वो CCTV फुटेजेस गायब हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब इमरान खान को वहां से गिरफ्तार किया गया, वो भी CCTV फुटेजेस गायब हुए, लेकिन जस्टिस जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमर फारूक, उन्होंने इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा किया, और 1 साल होने के बावजूद भी उसके अंदर जो है वो प्रोग्रेस नहीं आई। इमरान खान ने कहा है कि फौरी तौर पर पिटीशन दायर करें और ये जो CCTV फुटेजेस हैं ये पेश करने का हुक्म दे। ये कैसे हो सकता है कि GHQ हो और दूसरी तरफ लाहौर कोर कमांडर हाउस हो, वहां कोई आम आदमी जो है वो कैमरे उतार के ले जाए? ये एक बड़ा आम सवाल है। अब जो बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल है, यानी आपने देखा तोशा खाना हो, इद्दत केस हो, साइफर केस हो, ये सजाएं सारी जगह अपनी जगह है। 190 मिलियन पाउंड की जो है वो ट्रायल हो रहा है, वो सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन असल जो मामला है, तवक्को ये थी कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा चूंकि केसेस के अंदर कोई जान नहीं है। लेकिन अब 9 मई के जो केसेस हैं उनके अंदर जिस तरह इमरान खान को डाला गया है, आज अंसार अब्बासी ने इस हवाले से पूरा जो प्लान है, और ये बेसिकली एक रिपोर्ट है जो निगरान काबीना की एक कमेटी थी, उस कमेटी ने वो तैयार की, और ये जो है वो पेश की गई है। ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये अब लीक हुआ है, और ये अंसार अब्बासी के जरिए सामने आया है। इससे अंदाजा होता है कि इमरान खान जो है उनको पूरी तरह जो है वो आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी कह लें, बगावत कह लें, उम्र कैद या सजाए मौत, इस तरह के जो मुकदमे हैं उनके अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया है। और आगे जो है वो जिस तरह जान अचकजई एक टाउट
शख्स उसको कहा जाता है, और जिस तरह उसने कहा कि इमरान खान को क्यों ना फांसी हो, और बाकी जो टाउट हैं वो भी मुतहरक हो रहे हैं। तो इस वक्त मामला एक ही है, यानी जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है बड़ा बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एक फितरी रद्द-ए-अमल है, और अगर जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट इक़दाम कर रही थी तो वहाँ जाके पुरअमन एहतजाज तक तो मंसूबा हो सकता है, लेकिन वहाँ जाके हमला करना, वहाँ पे जो है वो जाके आग लगाना और बेहुरमती करना, ये चीज़ें कतन जो है वो तहरीक इंसाफ की किसी भी जगह पे जो है वो डिस्कस नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग मिलिट्री कस्टडी में रहे, जिनको उठाया गया, जिनको प्रेशर डाला गया, तो अब उनसे कुछ भी बयानात तो लिए जा सकते हैं। अब उनकी बुनियाद पर ये अंसार अवासी ने खबर दी है। खबर बड़ी ख़तरनाक है, ये ज़रा आप सुनिएगा। अब तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए ये बड़े अलर्ट है, चूँकि ये अब असल जो चीज़ है वो सामने आ रही है। 9 मई के हवाले से निगरान हुकूमत की रिपोर्ट में कहा गया है कि काबीना कमेटी जिसने इस वाक़े की तहकीकात की है को फराम करदा शवाहिद को देखकर मालूम होता है कि फौजी तनसीबात पर पुरतशद्दद हमलों की मनसूबाबंदी में इमरान खान ने भरपूर किरदार अदा किया था। अब ये जो निगरान हुकूमत की रिपोर्ट है जी, निगरान हुकूमत किसकी है? फिर उसकी काबीना कमेटी है, अगरचे इसकी कोई हैसियत वक़्त नहीं है। एक ऐसी निगरान हुकूमत जो इमरान खान के दुश्मनों पर मुश्तमिल है, यानी ऐसे लोग जो आज भी दो दो टके की खातर वो इस तरह की उनकी औकात है और वो कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बहरहाल अगली है, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम की जो कमजोरी है, रिपोर्ट में क्या है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कमेटी के को दिखाए गए शवाहिद के मुताबिक हमलों की मनसूबाबंदी में पार्टी के कई रहनुमा शामिल थे। इससे मजीद पता चलता है कि इमरान खान ने मनसूबाबंदी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि अब तक की गई तहकीकात के मुताबिक 34 अफराद ऐसे थे जो सड़कों पर पुरतशद्दद कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड थे। पुरतशद्दद वाक़यात और बर्बादी फैलाने की मनसूबाबंदी में फ़ाल किरदार अदा किया। इसके अलावा 52 अफराद ने मुफस्सल मनसूबाबंदी में किरदार अदा किया और 185 ने इस प्लानिंग पर अमल किया। अब इसके अंदर अमाद अदर, मियाँ असलम और यानी प्लानिंग के अंदर भी डाल दिए हैं जो उस दिन 9 मई को लाहौर में पिंडी में नहीं भी थे, तो उनको भी डाल दिया गया है इस तनाजर के अंदर के वो प्लानिंग में शामिल थे। अच्छा, मुराद सईद और बहुत सारे लोग। 185 ने इस प्लानिंग पर अमल किया। रिपोर्ट में बताया गया कि हिकमत अमली के तहत इमरान खान की गिरफ्तारी से कई दिन कबल पार्टी के हामियों और मुसल्लह अफराद को पीटीआई के मजबूत गढ़ समझे जाने वाले इलाकों बिलखसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर पहुंचा दिया गया था और उन्हें शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मामूर कर दिया गया था। अब वो लोग जो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए वहां पे आए थे, उनको ये बना दिया गया दहशतगर्द और ये अमल दरामद करने वाले। ये पूरी एक वो स्टोरी है जो उस वक्त जो सहाफ़ी बताते रहे, तो वो इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो डाल दी गई है, या रिपोर्ट वो कह रही है या उन तक वो रिपोर्ट उस वक्त पहुंची हुई थी। अच्छा, उनके खराजात पार्टी रहनुमा और हमदर्द बर्दाश्त करते थे। इन लोगों को पहले मरहले में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मज़ाहमत और गिरफ्तारी की सूरत में आखिरी हरबे के तौर पर तशद्दुद और बर्बादी फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये रिपोर्ट कह रही है और अंसार अवासी जो है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों ने कई मौके पर इमरान खान की गिरफ्तारी के मौके पर कामयाबी के साथ पुलिस और कानून नाफज करने वाले दीगर इदारों के साथ मज़ाहमत की। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये अफराद पहले से तयशुदा मुख्तलिफ मकामात पर खड़े हो गए ताकि पार्टी के दीगर कारकुनों को वहां से रैली की सूरत में ले जा सकें। शवाहिद से मालूम होता है कि पुरतशद्दद कार्रवाइयों के लिए इन लोगों के पास लाठियां वगैरह थी। सोशल मीडिया के जरिए इशारा मिलते ही इन लोगों ने हजूम के जज्बात को मजीद भड़का दिया। हजूम को GHQ और लाहौर में जना हाउस की तरफ ले गए। ये एक पूरी कहानी जो है वो रिपोर्ट के अंदर बयान की गई है। इन मकामात पर मौजूद लोगों के बयानात रिकॉर्ड करने पर मालूम हुआ, तो बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं, मालूम हुआ कि हजूम में से आवाज़ें आ रही थी कि मखसूस मकामात की तरफ मार्च किया जाए और मदामत करने वाली आवाज़ें खामोश कर दी जाएं। जैसे ही ये लोग मखसूस मकामात पर पहुंचे, इन्होंने पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और दूसरों को भी इसमें शामिल होने की तरगीब दी। अच्छा जी, रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के पुरतशद्दद वाक़यात के तजज़िये से मालूम होता है
کہ یہ افراد فوجی تنصیبات سمیت مختلف مقامات پر حملوں کے لیے محتاط حکمت عملی پر عمل کر رہے تھے۔ فون کالز کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فون کالز پی ٹی آئی کے بعد رہنماؤں نے جناح ہاؤس پر حملوں کے لیے فسادیوں کی تھی۔ اب یہ چونکہ ان لوگوں کے رابطے بھی تھے۔ اب دو چیزیں ہیں، یہ بڑا عام نقطہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا آگے بھی۔ ایک ہے کہ جو ادارے ہیں ان کے سامنے، جیسے فضل الرحمان بھی بتاتے رہے کہ بھائی اگر یہ مداخلت ختم نہ ہوئی تو ہم کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہے، پشاور کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے بات کی تھی۔ اچھا، ایک ہے کہ عام اداروں کے سامنے جا کے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ اب یہ چیز تو ہو سکتی ہے، اس کی ہدایات بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ تحریک انصاف کے مطابق ساری مداخلت، تحریک عدم اعتماد اور سارا کچھ جو کچھ ہوا عمران خان کے خلاف، وہ چونکہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیتے ہیں، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور وہ بھی ان کا کہنا ہے۔ لیکن آگے جا کے آگ بھی ان پہ ڈال دیں، فساد بھی ان پہ ڈال دیں، تو یہ بات جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے درست نہیں ہے۔ اچھا جی، رپورٹ کے مطابق 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے، اچھا یہ بات میں کر چکا ہوں، انہوں نے کہا ایک دن قبل ہی ان رہنماؤں نے فسادیوں کو متعدد فون کالز کی تھی۔ بعد میں گرفتار ہونے والے کئی مجرموں نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ انہیں تشدد اور تباہی پھیلانے اور کور کمانڈر لاہور کی رہائشگاہ جیسے مخصوص اہداف پر حملہ کرنے کی ہدایات پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملی تھی۔ اب پورا سال ہو گیا جی، سال کے بعد اب یہ چیزیں جو ہے ایک نئی کہانی یہ سامنے آ رہی ہے۔ 9 مئی 2023 کے واقعات الگ تھلگ تھے، نہ اچانک پیش آئے، یعنی الگ تھلگ تھے اور نہ ہی اچانک پیش آئے۔ یہ واقعات عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں پرتشدد اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنے کی منظم حکمت عملی کا نتیجہ تھے۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمران خان کی گرفتاری کا امکان بڑھتا گیا، ان کی اپنی اڑ دھرمی پر مبنی رویے کی وجہ سے یہ اب بریکٹ کے اندر یہ انصار عباسی نامی جو صحافت میں گھسا ہوا شخص ہے، وہ اب یہ اپنے دور پہ بریکٹ کے اندر اب وہ ڈال رہا ہے۔ اچھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ عمران خان نے کئی مرتبہ دیگر سیاسی رہنماؤں اور ان کے رہنماؤں کی توہین کی اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے بھی انکار کیا۔ عمران خان طویل عرصہ سے حکومت سے اپنی بے دخلی کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے رہے اور ان کے ساتھ وہ مذاکرات کے لیے تیار تھے۔ عمران خان نے کئی مرتبہ دیگر سیاسی رہنماؤں اور ان رہنماؤں کی توہین کی اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے بھی انکار کیا۔ انہوں نے سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ عمران خان نے مسلح افواج کے آئینی کردار کے احترام کرنے سے انکار کیا۔ آئین میں لکھا ہے کہ فوج غیر سیاسی رہے گی۔ انہوں نے اپنے آئینی مینڈیٹ کے خلاف ورزی کی اور خواہش ظاہر کی کہ فوج سیاست میں فعال کردار ادا کرے۔ اب یہ کیسا بندہ ہے، صحافت میں گھسے ہوئے ایسے جو گھنونے کردار ہیں، یہ ہمیشہ سیاہ داغ کے دور پہ رہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں بے شرم آدمی جو اس وقت کردار جو نظر آ رہا ہے، کم از کم اس پہ بھی آپ بات کریں۔ بہرحال یہ مجھے کئی دفعہ یہ بندہ عجیب لگتا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھ کے آیت کریمہ درود شریف ٹویٹ کر کے ایسی جو ہے وہ ایک وہ کرتا ہے، کیا بندہ ہے۔ جب مسلح افواج نے سیاست میں شامل ہونے سے انکار کیا تو عمران خان اور ان کی پارٹی نے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے فوج پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ مقامی اور بیرونی پلیٹ فارمز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے دباؤ کا یہ سلسلہ جاری رکھا گیا۔ 9 مئی کے واقعے کی مذمت یا تردید نہیں کی، بلکہ عوام اور مسلح افواج کے درمیان خلیج کو وسیع کرنے کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ اچھا، یہ ساری کہانیاں انہوں نے بیان کی ہے جی۔ عدم اعتماد کا غصہ فوج پر نکالنے کے لیے یہ کیا۔ شاید عمران خان خود کو اس خلیج کو ختم کرنے کی قابلیت رکھنے والا ایک نجات دہندہ سمجھنے لگ گئے تھے۔ رپورٹ کے اختتام میں لکھا ہے کہ فراہم کردہ معلومات، دستاویزات اور مواد کا جائزہ لینے کے بعد کمیٹی کی رائے ہے کہ 9 مئی 2023 کے واقعات کے ذمہ دار صرف پی ٹی آئی کی قیادت ہے۔ 9 مئی کے واقعات مربوط اور منظم اور فوج پر دباؤ ڈالنے کے لیے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ یہ اقدام ریاست، اس کے اداروں، عدلیہ اور الیکشن کمیشن پر بالواسطہ دباؤ ڈالنے کے مترادف تھے۔ جن لوگوں نے ان جرائم کی منصوبہ بندی کی، اسے عملی جامہ پہنایا اور معاونت کی، انہیں قانون کی بھرپور طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تفتیشی اداروں، استغاثہ اور عدلیہ کو چاہیے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کو فوری انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اب یہ ایک رپورٹ ہے جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر کے اندر عمران خان کے خلاف، ریاست کے خلاف بغاوت یا سنگین نوعیت کے ایسی دفعات وہ لگائی جائیں گی جس کے اندر جو سزائے موت یا عمر قید جو ہے
وہ اس کے اندر سزا ہو، گواہان پہلے جس کو بھی اٹھا لیں وہ گواہی تو مشکل ہے نہیں. تو یہ ایک بڑا ہی خطرناک قسم کا جو معاملہ ہے وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.